भारतीय इतिहास का वो कौन सा एक लम्हा था, अगर वो बदल जाता तो आज भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। शायद 1857 की लड़ाई का नतीजा या आज़ादी के वक्त बंटवारा ना होता। आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक दुनिया में झांक रहे हैं जो एक बहुत दिलचस्प लेख पर आधारित है। ये लेख एक ऐसा ही सवाल उठाता है, लेकिन वो हमें और भी पीछे लगभग 2300 साल पहले ले जाता है। ये पूछता है, क्या होता अगर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा होता। तो आज हम इसी लेख को खोद कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अशोक का वो एक फैसला अलग होता तो आज हमारा भारत पॉलिटिकली, कल्चरली, इवन स्पिरिचुअली कितना अलग होता। और ये सिर्फ एक क्या होता अगर वाला एकेडमिक सवाल नहीं है। ये सवाल शक्ति, नैतिकता और विरासत की जड़ तक जाता है। वो लेख असल में दो बिल्कुल अलग भारत की कहानी कहता है। एक वो जो तलवार के दम पर खड़ा होता और दूसरा वो जो एक विचार की नींव पर बनता है। हम आज इन्हीं दो रास्तों और उनकी मंजिलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कल्पना की दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, कलिंग का मैदान लाशों से भरा हुआ है, लेकिन अशोक को पछतावा नहीं बल्कि अपनी ताकत का नशा महसूस होता है। उसे लगता है कि जीत का यही एकमात्र रास्ता है। उस सूरत में मौर्य साम्राज्य कैसा दिखता? इस लेख में एक दिलचस्प तर्क दिया गया है कि इसके कुछ तात्कालिक और देखने में सकारात्मक परिणाम हो सकते थे। सबसे पहला तो ये कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार शायद और भी खतरनाक तरीके से होता। अशोक की सेनाएं रुकती नहीं, वो शायद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण के आखिरी छोर तक अपने लोहे के बूटों तले रौंद देती। एक मिनट, सकारात्मक पर आपने जोर दिया, यानी ये फायदे सिर्फ सतह पर होते या किसी खास नजरिए से होते? बिल्कुल, ये एक शासक के नजरिए से सकारात्मक है। मोर लैंड, मोर पावर, मोर कंट्रोल। लेकिन आम इंसान के लिए इसका मतलब होता लगातार युद्ध, बढ़ते हुए टैक्स और अपने बेटों को कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों में खो देने का डर। तो हाँ, नक्शे पर भारत शायद और बड़ा दिखता। अरे वाह, मतलब वो अखंड भारत का नक्शा जिसे हम आज देखते हैं वो शायद सदियों पहले ही बन जाता, लेकिन उसकी नींव करुणा पर नहीं, क्रूरता पर रखी होती। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा दूसरा नतीजा होता एक केंद्रीकृत सैन्य राज्य का बनना। भारत बहुत पहले ही एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्टेट बन जाता, जहां कानून और शांति का मतलब सिर्फ सम्राट की शक्ति और उसका डर होता। छोटे छोटे राज्य विद्रोह करने या आपस में लड़ने की हिम्मत नहीं करते। और इसका व्यापार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता? क्या इस डर का कोई आर्थिक फायदा होता? हाँ, और शायद ये उस वक्त का सबसे बड़ा फायदा होता। सोचिए, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाने वाले कारवां को किसी डाकू या स्थानीय सरदार का डर नहीं होता। हर 100 कोस पर मौर्य सेना की एक टुकड़ी होती जिसका सिर्फ एक ही कानून चलता, सम्राट का कानून। सिल्क रूट हो या समुद्री रास्ते, उन पर मौर्य साम्राज्य का दबदबा होता। अर्थव्यवस्था को फायदा होता, लेकिन इसकी कीमत हर नागरिक अपनी आज़ादी से चुकाता। भारत एक ऐसी सुपर पावर बन सकता था जिसका नाम दुनिया सिर्फ डर और सम्मान से लेती, प्यार से नहीं। यानी सतह पर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा अमीर, ज्यादा एकीकृत भारत, लेकिन जो साम्राज्य डर पर खड़ा होता है उसकी नींव तो खोखली होती है ना? बिल्कुल, और वो स्याह पहलू उस साम्राज्य की बुनियाद में ही छिपा है। हिंसा पर टिका साम्राज्य हमेशा अस्थिर होता है। जैसे ही अशोक जैसा कोई शक्तिशाली और क्रूर शासक गुजरता, उसके उत्तराधिकारी शायद उस डर को कायम नहीं रख पाते। और फिर क्या होता? वही जो हमेशा होता है, अंदरूनी बगावतें, गृह युद्ध और साम्राज्य का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना। सही पकड़ा। लेखक यही कहता है कि अशोक ने अहिंसा अपनाकर जो नैतिक वैधता हासिल की, उसने राज्यों को तलवार से नहीं, एक ऊंचे विचार से जोड़ा। उसके बिना साम्राज्य के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बल्कि कैद में बंधे लोगों की तरह होते जो मौका मिलते ही अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद होना चाहते। डर से एकता तो हो सकती है, लेकिन वो एकता सिर्फ तब तक रहती है जब तक चाबुक चलाने वाला हाथ मजबूत है। तो मतलब तलवार से बनाई एकता सिर्फ एक भ्रम है, एक टेम्पररी फिक्स? लेकिन इस एकता की कीमत सिर्फ राजनीतिक तो नहीं होती होगी। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि अगर पूरा समाज ही डर के साए में जी रहा होता, तो हमारे विचारों का, हमारी संस्कृति और धर्म का क्या होता? यहाँ से ये विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर बौद्ध धर्म पर पड़ता।
बौद्ध धर्म शायद कभी भी एशिया के कोने-कोने तक नहीं पहुंचता। अशोक ने अपने दूत भेजकर, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके जिस तरह श्रीलंका, चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में धम्म का प्रचार किया, वो कभी होता ही नहीं। पर क्या हम अशोक को जरूरत से ज्यादा श्रेय नहीं दे रहे हैं? क्या बौद्ध धर्म के विचार इतने कमजोर थे कि एक सम्राट के समर्थन के बिना वो भारत से बाहर फैल ही नहीं पाते? ये एक शानदार सवाल है। लेखक का तर्क है कि ये धर्म के विचारों की मजबूती या कमजोरी के बारे में नहीं है, बल्कि स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल के बारे में है। अशोक ने सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, उसने पूरे शाही तंत्र, राजदूत, व्यापार के रास्ते, शाही फरमान को धम्म के प्रचार में लगा दिया। यह एक विचार का स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सपोर्ट था। उस शाही ताकत के बिना बौद्ध धर्म शायद भारत के भीतर कई दर्शनों में से एक बना रहता, एक वैश्विक धर्म नहीं बन पाता। और इसका असर दुनिया में भारत की छवि पर क्या पड़ता? बहुत गहरा। आज दुनिया भारत को एक शांत, ज्ञान की भूमि, लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट के रूप में देखती है, जहां से बुद्ध, महावीर और अनगिनत गुरुओं के विचार निकले। उस काल्पनिक दुनिया में भारत को एक आक्रामक, विस्तारवादी साम्राज्य के रूप में देखा जाता। उसकी पहचान तलवार और विजय से होती, ज्ञान और करुणा से नहीं। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जिसका जिक्र आज भी होता है, उसकी शुरुआत ही नहीं होती। बिल्कुल। सॉफ्ट पावर का जो विचार भारत ने सदियों तक जिया, यानी अपने गुरुओं, संतों, दर्शन और विचारों के जरिए दुनिया पर असर डालना, शायद वो विचार ही पैदा नहीं होता। दुनिया पर असर डालने का एकमात्र तरीका सैन्य शक्ति को माना जाता। लेकिन यहाँ एक जवाबी तर्क भी है जो अक्सर दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि हिंसा की इसी नीति ने मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। क्या इस तर्क को इतनी आसानी से खारिज किया जा सकता है? आखिर अशोक के बाद साम्राज्य बिखर ही गया। हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों ने देखा हो कि अब मौर्य साम्राज्य की वो पुरानी सैन्यधार नहीं रही और हमला करने का यही सही मौका है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और लेख इसे नजरअंदाज नहीं करता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अहिंसा की नीति से सेना का मनोबल गिरा और साम्राज्य बाहरी आक्रमणों, जैसे कि उत्तर पश्चिम से होने वाले ग्रीक हमलों के लिए कम तैयार हो गया। उनका कहना है कि अगर अशोक हिंसा पर ही टिका रहता तो भारत भविष्य के विदेशी खतरों के लिए ज्यादा मजबूत होता। तो फिर सच क्या है? क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि अशोक के अहिंसक होने के बाद ही साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? लेखक का तर्क है कि हम अक्सर सहज संबंध को कारण मान लेते हैं। उनका कहना है कि ये मानना बहुत सरल होगा कि सिर्फ अहिंसा के वजह से साम्राज्य डूबा। साम्राज्य पहले से ही अपनी सीमा से ज्यादा खिंच चुका था। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक बिना ईमेल या फोन के प्रशासन चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। अशोक के उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे, अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था और प्रशासनिक चुनौतियां बहुत बड़ी थी। तो अहिंसा की नीति शायद एक वजह रही हो, लेकिन पूरे पतन का दोष उस पर डालना ऐसा है जैसे किसी इमारत के गिरने का दोष एक छोटी सी दरार पर डाल दिया जाए, जबकि उसकी नींव पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए उस वैकल्पिक समाज की कल्पना को और गहरा करते हैं। अगर मैं उस हिंसक मौर्य साम्राज्य का एक आम नागरिक होता तो मेरी दुनिया कैसी दिखती? लेख एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करता है जहां अशोक के शिलालेख बिल्कुल अलग होते। उन पर दया, करुणा और धम्म के संदेश नहीं, बल्कि विजय गाथाएं और दंड के कठोर नियम लिखे होते। सड़क के किनारे लगे स्तंभ लोगों को ये याद दिलाते कि राज्य की शक्ति का विरोध करने का मतलब मौत है। वो शांति के नहीं, डर के प्रतीक होते। जब आप अशोक के इन डरावनी शिलालेखों की बात कर रही हैं, तो मेरे दिमाग में आज के दौर के कुछ तानाशाही देशों की छवि आ रही है, जहां हर चौराहे पर लीडर के बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जो लगातार अपनी ताकत की याद दिलाते हैं, शांति का नहीं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। और समाज पर इसका क्या असर होता? जब राज्य की प्राथमिकता सिर्फ सैन्य विस्तार हो तो कला, साहित्य और सामाजिक संवेदना को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। भारत की पहचान एक चिंतन करने वाली सभ्यता के बजाय एक तलवार उठाए सम्राट के रूप में होती। शायद हमें वो महान स्तूप, विहार और कलाकृतियां देखने को नहीं मिलती जो अशोक के काल में बनी। उनकी जगह शायद विशाल किले और विजय स्तंभ होते। यानी एक ऐसा समाज जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की उड़ान सीमित हो जाती। हाँ, उस दुनिया में शायद व्यक्ति की आज़ादी बहुत कम होती, विचार को शासन का सहारा नहीं मिलता, और धर्म एक आंतरिक खोज या आध्यात्मिक यात्रा के बजाय राज्य का एक उपकरण बन जाता।
जिसे लोगों को नियंत्रित करने और युद्ध को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता। पर यहाँ एक दिलचस्प और शायद थोड़ा असहज करने वाला विरोधाभास है, जिसका जिक्र लेख में भी है। क्या हिंसा का ये रास्ता भारत को वो राजनीतिक एकता दे सकता था जिसे हम आज भी खोजते हैं? ये इस विश्लेषण का सबसे अहम और मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब शायद हाँ है, कम से कम कुछ समय के लिए। एक मजबूत सैन्य शासन छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों, जाति और क्षेत्रीय संघर्षों को तलवार के जोर पर कुचल देता। शायद भारत को बहुत पहले ही एक ऐसी राजनीतिक एकता मिल जाती जो उस वक्त के यूरोप या दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा मजबूत होती। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल खड़ा होता जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वही बुनियादी सवाल, और लेख यही पूछता है, क्या एकता सिर्फ डर से टिक सकती है या उसके लिए साझा विचारों और मूल्यों का होना जरूरी है? और यहीं पर अशोक का अहिंसा की ओर मुड़ना इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसने पहली बार एक शासक के तौर पर दुनिया को ये सिखाया कि शक्ति का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। और यही फैसला उनकी असली विरासत बन गया, न कि उनके जीते हुए युद्ध। बिल्कुल, अशोक की असली विरासत उनके साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि उनके विचारों का विस्तार है। इस विश्लेषण का एक सबसे गहरा बिंदु यही है, अहिंसा का जो बीज अशोक ने राज्य स्तर पर बोया, वही सदियों बाद महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के हाथ में एक शस्त्र बना। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर अशोक ने वो फैसला न लिया होता तो 20वीं सदी में भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा शायद हमारे वैचारिक डीएनए का हिस्सा ही ना होता। लेखक का इशारा इसी तरफ है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी नहीं होते, लेकिन शायद सामूहिक अहिंसक प्रतिरोध के विचार को भारत की मिट्टी में वो मजबूती नहीं मिलती। लेख के अनुसार अशोक के फैसले ने एक राष्ट्रीय स्मृति, एक आदर्श राजा की छवि बनाई जो सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रही। तो उस वैकल्पिक इतिहास में भारत कैसा होता? ज्यादा मजबूत या ज्यादा कमजोर? लेख इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देता है। वो कहता है कि एक हिंसक भारत शायद ज्यादा तेज, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा संगठित होता, लेकिन वो उतना गहरा, उतना संवेदनशील और उतना आध्यात्मिक नहीं होता जितना आज हम उसे जानते हैं। दुनिया के इतिहास में भारत का योगदान तलवार के घाव के रूप में याद रखा जाता, ज्ञान और करुणा के प्रतीक के रूप में नहीं। तो आखिर में ये लेख हमें एक चुनाव पे लाके खड़ा कर देता है। एक रास्ता जहां जीत तुरंत मिलती है, बड़ी दिखती है, लेकिन उसकी कीमत पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। और दूसरा रास्ता जहां जीत धीरे धीरे मिलती है, शायद उतनी दिखते भी नहीं, लेकिन उसका असर सदियों तक रहता है। और शायद इसीलिए कलिंग के बाद अशोक का बदलना हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर लड़ी गई लड़ाई में होती है। ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास की सबसे बड़ी और स्थायी जीत वाकई युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर लड़ी जाती है? और अगर हाँ, तो आज के दौर में हमारे समाज और हमारे खुद के लिए इस विचार के क्या मायने हैं?